लखनऊ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव के हवाले से खिताब कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं तो मुझे लगता है जरा विस्तार से ये बात बतानी चाहिए ना? हाँ, आप तैयार हैं? हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीति का शिकार हो जाती है, ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। बावजूद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, 18,000 घरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में है। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ हो रहा है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है। दे दूं? लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा।
मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखे, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वे 9 लाख घर 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या? जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। भाइयों और बहनों, बीते दशकों में हमारा शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बनी, लेकिन जो अपने श्रम से इन इमारतों का निर्माण करते हैं उनके हिस्से में झुग्गियों का ही जीवन आता रहा है। झुग्गियों की स्थिति ऐसी जहां पानी और शौचालय जैसी मूल सुविधाएं तक नहीं मिलती। झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अब पक्के घर बनाने से बहुत मदद मिल रही है। गांव से शहर काम के लिए आने वाले श्रमिकों को उचित किराए पर बेहतर रिहाइश मिले, इसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। साथियों, शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया है। मिडिल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद भी दी जा रही है। उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट भी राज्यों को भेजा गया है और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंत ही उसे लागू भी कर दिया है। इस कानून ने मकान मालिक और किराएदार दोनों की बरसों पुरानी दिक्कतें दूर हो रही है। इससे किराए का मकान मिलने में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बाजार को बल मिलेगा। अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, कोरोना के काल में वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नियम बनाए गए, उनसे शहरी मिडिल क्लास का जीवन और आसान हुआ है। रिमोट वर्किंग के आसान होने से कोरोना काल में मिडिल क्लास के साथियों को बहुत राहत मिली है। भाइयों और बहनों, अगर आप याद करें तो 2014 से पहले हमारे शहरों की साफ सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाएं ही सुनते थे। गंदगी को शहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ सफाई के प्रति बेरुखी से शहरों की सुंदरता, शहरों में आने वाले टूरिस्ट, इस पर तो असर पड़ता ही है। शहर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के तहत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। बीते वर्षों में शहरों में 60 लाख से ज्यादा निजी टॉयलेट और 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बने हैं। 7 साल पहले तक यहां सिर्फ 18% कचरे का ही निष्पादन हो पाता था, वो आज बढ़कर
70% हो चुका है। यहां यूपी में भी वेस्ट प्रोसेसिंग की बड़ी क्षमता बीते वर्षों में विकसित की गई है और आज मैंने प्रदर्शनी में देखा ऐसी अनेक चीजों को वहां रखा गया है और मन को बड़ा सुकून देने वाला दृश्य है। अब स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत शहरों में खड़े कूड़े के पहाड़ों को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साथियों, शहरों की भव्यता बढ़ाने में एक और अहम भूमिका निभाई है एलईडी लाइट्स ने। सरकार ने अभियान चलाकर देश में 90 लाख से ज्यादा पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से बदला है। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब करीब 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अब ये राशि विकास के दूसरे कार्यों में वो शहरी निकाय लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। एलईडी ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है। जो एलईडी बल्ब पहले 300 रुपये से भी महंगा आता था, वो सरकार ने उजाला योजना के तहत 50-60 रुपए में बना दिया है। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। लखनऊ में उन्होंने खिताब किया। योगी सरकार की क्या कुछ कामयाबियां रही हैं, क्या कुछ स्कीमें रही हैं, इस हवाले से योगी आदित्यनाथ ने तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि किस तरह से योगी सरकार ने लोगों के लिए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया है। सरकार ने बखूबी स्कीमों पर अमल किया है और आवाम को हुकूमत की स्कीमात पहुँचाने में पेश रहा है। अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क के हवाले से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को गैर कानूनी तामीरात को हटाने को कहा है और इसके लिए इंतज़ामिया को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर पार्क के हवाले से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है। ज़िला इंतज़ामिया से तमाम तर गैर कानूनी तामीरात को हटाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है और इसके लिए इंतज़ामिया को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। पूरा मामला प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क के हवाले से है, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है। पूरा मामला ये है कि तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटाया जाए, जिस हवाले से इंतज़ामिया को हुक्म दिया गया है। 8 अक्टूबर तक का वक्त ज़िला इंतज़ामिया को दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, ये बताएं कि क्या पहली बार इस तरह का हुक्म दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से?
मुनज़्ज़ा, ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बारे में मैं पहले कुछ एक पस मंज़र बता दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए कि ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ये कंपनी बाग हुआ करता था 1857 के इनकलाब में। यहाँ एक गांव हुआ करता था समदाबाद के नाम से, और समदाबाद के लोगों ने 1857 के इनकलाब में हिस्सा लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। बाद में ये पूरी बस्ती यानी समदाबाद उजाड़ दी गई थी, और इसके बाद कंपनी बाग के नाम से, कंपनी गार्डन के नाम से एक बहुत बड़ा पार्क और बहुत बड़ा गार्डन, तो ये उसे यहाँ की कंपनी बाग कहलाता है। और ये इतना बड़ा बाग है कि यहाँ पर कई बड़े सरकारी इदारे पहले से मौजूद हैं। पब्लिक लाइब्रेरी है इसी पार्क में जो तकरीबन 150 बरस पुरानी है। इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम है। चंद्रशेखर आजाद स्थल है, ये वो जगह है जहाँ चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। ये इसी पार्क में हिंदुस्तानी एकेडमी है और प्रयागराज संगीत समिति है। तो इस पार्क के जो मशरकी जानिब जो है यानी ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर काफी कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है, और वहाँ पर कुछ एक मंदिर बनाया गया है। वहाँ पर इलाहाबाद लेडीज क्लब है, और कोई एक मजार है, एक दरगाह है जो पुरानी है, उसी जमाने की बताई जाती है जब समदाबाद हुआ करता था। तो 1999 में एक मफाद आम्मा की दरखास्त दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये मांग की गई थी कि कंपनी बाग में या चंद्रशेखर आजाद पार्क पर जितने भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस दिया था यहाँ मकामी इंतजामिया को कि चंद्रशेखर आजाद पार्क या कंपनी बाग में जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाया जाए, लेकिन वो उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ था, उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया था। अब फिर एक मफाद आम्मा की दरखास्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि जो कंपनी बाग का या चंद्रशेखर आजाद पार्क का जो ईस्टर्न एरिया है, मशरकी इलाका है, जहाँ पर लेडीज क्लब बन गया है और वहाँ एक मंदिर भी है और पुरानी कुछ दरगाहें या मज़ारात हैं, उनको वहाँ हटाया जाए। ये इंक्रोचमेंट है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत दी है कि 8 अक्टूबर तक वहां से इंक्रोचमेंट हटा दिए जाएं, और इस तरह के जितने इंक्रोचमेंट चंद्रशेखर आजाद पार्क पर या कंपनी बाग पर है उसको हटाया जाए। तो 99 के बाद फिर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मकामी इंतजामिया को ये हुक्म दिया है कि वो 8 अक्टूबर तक वहां से इंक्रोचमेंट हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करें। तो जाहिर है ये मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर सख्त रुख अख्तियार कर चुका है, लेकिन इसका कंप्लायंस नहीं हुआ, उस पर अमल नहीं किया गया। अब चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ्रेश हुक्मनामा जारी किया है मकामी इंतजामिया को, तो अब ये देखना है कि मकामी इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से फॉलो करती है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मुश्ताक, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, शिवराज सिंह काबीना की आज अहम मीटिंग होने जा रही है। भोपाल मंत्रालय में होने वाली काबीना की मीटिंग में 1 दर्जन से ज़्यादा अहम तजावीज़ को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। काबीना मीटिंग में चंबल एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीन तहवील में लेने की तजवीज़ के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन में खाली असामियों को पुर करने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तकर्रुरी किए जाने की तजवीज़ को भी मंजूरी मिल सकती है। काबीना मीटिंग में इंदौर सिंह में नए प्लांट के लिए ज़मीन अलॉट करने की तजवीज़ भी मुहर लग सकती है। साथ ही मुंतखब असातिज़ा की तकर्रुरी के मामले में भी काबीना अहम फैसला ले सकती है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, शिवराज, काबीना की आज अहम मीटिंग होने जा रही है। हाँ मुनज़्ज़ा, यकीनी तौर पर अहम मीटिंग और मीटिंग जो है जो 2 बजे की बात की गई थी वो 6 बजे मीटिंग होगी, और मीटिंग इन मानों भी बड़ी अहम है क्योंकि मीटिंग से पहले जिस तरह से हुकूमत ने व्यापम के ज़रिया जो है यहाँ पर संतरियों की तकर्रुर का विज्ञापन जारी किया, उसको लेकर कांग्रेस ने एहतजाज शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है जब भी इलेक्शन आते हैं हुकूमत उससे पहले इस तरह की जो है तकर्रुरियों का ऐलान करती है, लेकिन वो तकर्रुरियाँ कभी नहीं होती हैं, क्योंकि जो इश्तिहार जारी किया गया है उसमें तकर्रुरियों की बात जनवरी 2022 में की गई है। तो सवाल ये होता है बुनियादी तौर पर कि इस वक्त अगर जो है काबीना मीटिंग में इस तरह की बात की जा रही है या इससे पहले हुकूमत ने जो इश्तिहार जारी किया है उनकी तकर्रुरी इस साल में नहीं होनी है, तो ऐसे वक्त में जब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं तो इन आसामियों के जारी करने के पीछे मकसद क्या है। उस तरह से काबीना मीटिंग में जो 1 दर्जन तजावीज़ है जिन पर मुहर लगनी है, वहीं पर दूसरी तरफ इस मामले को लेकर हुकूमत के जरिए जो नई तकर्रुरियों को लेकर जो कदम उठाया जा रहा है उस पर भी ज़्यादा शुरू हो गई है।
बिल्कुल। और कई तजावीज़ के हवाले से माना जा रहा है कि मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ अहम तजावीज़ ऐसी है जिनको लेकर के मोहर मिलने वाली है? देखिए, जिसमें चंबल एक्सप्रेस वे जो है, जिसको अटल एक्सप्रेस वे जिसका नाम कर दिया गया है, उस पर लेकर बात करें तो जो है इसकी जो ज़मीन सरकारी स्तर पर जो लेनी है, जो तहवील में ज़मीन लेनी है, उसका मुआवजा क्या होगा, उसको लेकर जो है एक बड़ा अहम फैसला होगा। उसकी तरह से इंदौर दुग्ध संघ के जो नए प्लांट खुलने हैं, उसको लेकर ज़मीन की जो है अलाट की जाएगी। और ख़ास बात यह है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो खाली असामियाँ हैं, उसमें तकरूरी करना, और फिर जो पिछले 3 सालों से असातिज़ा की तकरूरी का जो मामला इल्तवा में पड़ा हुआ है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट में हो सकता है। इसलिए सभी की नज़रें आज काबीना की मीटिंग पर लगी हुई हैं। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आपको बता दें लखीमपुर सान्हे के हवाले से, क्योंकि ऑपोजिशन लगातार यूपी सरकार और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाए जा रही है, और जहां कांग्रेस हर तरफ एहतजाज कर रही है, और ये भी कि प्रियंका गांधी क्योंकि उन्हें नज़रबंद किया गया, उस हवाले से भी लगातार एहतजाज किया जा रहा है। लखीमपुर सान्हे में हलाकशुदा किसानों की आखिरी रसूमात अदा की गई। इससे पहले उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें अक्सर की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बनी है। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वजीर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वहीं प्रियंका को नजरबंद रखने के खिलाफ श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने योगी हुकूमत के तर्ज अमल के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।